नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आज आप पढ़ेंगे यूपी जीके का पहला चैप्टर, जिसमें आप यूपी जीके का जो सामान्य अध्ययन है, एक परिचय है, उसके से जुड़े हुए MCQ करेंगे। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, आप लगातार पढ़ते रहिएगा और निश्चित रूप से यहाँ से आप काफ़ी कुछ लेकर जाएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या 26 जनवरी? यूपी PCS 2022 में पूछा गया प्रश्न है, लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और आप में से कोई ये मत घबराइएगा कि अलग से उत्तर बताइए, अलग से जो कुछ करिए। आपको टू द पॉइंट हर एक चीज पढ़ाई जाएगी ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें देख पाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को उस समय का जो संयुक्त प्रांत था, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस था, उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? बताइएगा, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है? तो A 7.33 या B 8.99 या C 9.02 या D 10.04? इसका सही उत्तर है A 7.33%। ये यूपी PSC GIC लेक्चरर्स में पूछा गया प्रश्न है, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश कुल 9 को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा बड़ा राज्य है। क्लियर है आपको? जनसंख्या दृष्टि से पहला बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा, लखी दरवाजा या दिल्ली गेट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, रूमी दरवाजा से किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा से ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसफउद्दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया था। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हमीरपुर, हरदोई, हाथरस या हापुड़? बताइएगा, यूपी PCS 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, हापुड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। इसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ही लखीमपुर खीरी 7,680 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ए बलरामपुर, बी कुशीनगर, बी श्रावस्ती, सी कुशीनगर, डी लखीमपुर खीरी? यूपी PSC RO परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पांचवें प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, कुशीनगर। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है मछलियां, धनुष, तीर या मोर। बताइएगा उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है आपका डी, मोर। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में मछलियां, धनुष और तीर हैं, जबकि दिए गए विकल्पों में मोर राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। मोर है, सारस है, तोता है या कोयल है। कई बार पूछा गया प्रश्न है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सही उत्तर आपको जरूर आना चाहिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह पक्षी कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो राजकीय पशु कौन है, बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस अथवा क्रॉन्च है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय खेल हॉकी है। और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, 1 तीर और धनुष है। क्लियर है आपको, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर या कानपुर नगर। बताइएगा उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। दिए गए ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। क्लियर आपको, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद गौतम बुद्ध नगर है। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से देख लीजिए, अंबेडकर नगर का क्षेत्रफल 2350 वर्ग किलोमीटर है और कानपुर नगर का क्षेत्रफल 3155 वर्ग किलोमीटर है। कानपुर यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे आएगा, अंबेडकर नगर दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पर संत कबीर नगर आएगा जिसका क्षेत्रफल 1646 वर्ग किलोमीटर है और चौथे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर आएगा जिसका क्षेत्रफल 1282 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं सोनभद्र एवं संत कबीर रविदास नगर, खीरी एवं संत रविदास नगर, लखनऊ एवं बागपत, कानपुर देहात एवं ललितपुर। बताइएगा उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाए आपका बी, खीरी एवं संत रविदास नगर। क्लियर आपको, खीरी का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है और संत रविदास नगर का इन ऑप्शन में सबसे कम क्षेत्रफल है। क्लियर आपको। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी 7680 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्नकाल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर भदोई था जिसका 1015 वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है। तो प्रश्न के हिसाब से उसमें उत्तर दिया गया है, वर्तमान में हापुड़ सबसे छोटा जिला है जिसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। बलरामपुर को, श्रावस्ती को, पीलीभीत को या बस्ती को। बताइएगा उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, बस्ती को। बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है जो निम्न है: सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है। तो इसका सही उत्तर है चौथा जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्लियर आपको। क्लियर आपको, चौथा बिल्कुल सही उत्तर है। जब प्रश्न ये आया था तब 5वां था लेकिन वर्तमान में चौथा है। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों का क्रम क्रमशः राजस्थान 1 नंबर पर, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश, 5वें पे गुजरात और 6ठे पे कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। क्लियर आपको। और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्लियर आपको। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अगला प्रश्न है आपका, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सहारनपुर। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठ कला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। क्लियर है आपको।
अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? बलिया है, आजमगढ़ है, बाराबंकी है या बस्ती है? बताइएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, बलिया सबसे पूर्वी शहर है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला क्रमशः बलिया तथा शामली है। पश्चिमी शामली है, पूर्वी बलिया है, जबकि सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला क्रमशः सहारनपुर और सोनभद्र है। उत्तरी सहारनपुर है और दक्षिणी सोनभद्र है। उल्लेखनीय है कि बलिया के पूर्व सीमा बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा तथा सीवान से घिरा हुआ है। क्लियर है आपको? ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 14वें का? तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन। आरोही पूछा है, अवरोही नहीं पूछा है। आरोही में ही बढ़ता हुआ क्रम होगा। गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, फिर सोनभद्र। क्लियर है आपको? गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल है 1282 वर्ग किलोमीटर, बाराबंकी का है 4402 किलोमीटर और मिर्जापुर का है 4405 वर्ग किलोमीटर और सोनभद्र का है 6905 वर्ग किलोमीटर। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 2 राज्य की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं या 4 राज्यों की सीमाएं या 5 राज्यों की सीमाएं। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, 4 राज्यों की सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ जनपद है। उत्तर प्रदेश में बिहार, पूर्व में झारखंड और दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? तो सोनभद्र लगा हुआ है, अभी आपको बताया गया है। अगला प्रश्न है आपका, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ या शाहजहांपुर? तो सही उत्तर है आपका गौतम बुद्ध नगर। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो जो जनपद दिए गए हैं उनमें सबसे छोटा कौन सा है? तो 18वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, वाराणसी सबसे छोटा है। वाराणसी 1535 वर्ग किलोमीटर, जौनपुर 4038 वर्ग किलोमीटर, प्रयागराज 5482 वर्ग किलोमीटर और गाजीपुर 3377 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी अपनी परीक्षा की दृष्टि से, जो काफी महत्वपूर्ण है। यूपी जीके के ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है जो आपको लगातार करवाए जाएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, उत्तर में सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर और फिर आता है संत रविदास नगर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पीलीभीत, श्रावस्ती, सीतापुर या महाराजगंज? तो उसका सही उत्तर है आपका सी, सीतापुर। आप बार बार यूपी का मैप देखेंगे तो ये चीजें आपको दिमाग में बैठ जाएंगी। क्लियर आपको? 7 जिले जो नेपाल की सीमा से लगते हैं, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी और पूरी तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 6, 8, 7 या 9? बताइएगा, उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो इसका सही उत्तर है सी, 8 राज्यों से मिलती है। कितने से? 8 राज्यों से। क्लियर है आपको? तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो उत्तराखंड है, दूसरा हिमाचल प्रदेश है, तीसरा हरियाणा है, चौथा राजस्थान है, 5वां मध्य प्रदेश है, छठा छत्तीसगढ़ है, 7वां बिहार है और 8वां झारखंड है। ये सभी राज्य आपको याद रखने होंगे, आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ या उपयुक्त सभी के साथ? तो पंजाब के साथ नहीं लगती है, यह आपको ऊपर के प्रश्न से पता चल गया होगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज या संत रविदास नगर? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, संत रविदास नगर। क्लियर आपको? संत रविदास नगर के भदोही का क्षेत्रफल है 1015 वर्ग किलोमीटर और गौतम बुद्ध नगर का
1442 वर्ग किलोमीटर और हाथरस का 1840 वर्ग किलोमीटर और कन्नौज का 2093 वर्ग किलोमीटर। जो लेटेस्ट डाटा हो, जो लेटेस्ट प्रश्न हो, उसको ही आप सही मानिएगा। कई पुराने प्रश्न हैं जिनमें पुराने प्रश्नों के आधार पर उत्तर दिए गए हैं। क्लियर आपको? तो तब जिले के क्षेत्रफल अलग हो सकते हैं, वो आपको बताया भी गया है हर प्रश्न में। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको बारीकी से ध्यान रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया है चौथा स्थान है। क्लियर आपको? चौथा है। पहले नंबर पर आपका आता है राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। कुल प्रतिशत क्षेत्रफल 7.33 है भारत का और टोटल प्रतिशत क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद, लखनऊ या रायबरेली? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी भारत का यूपी का सबसे बड़ा जिला है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश? तो राजस्थान है। बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? फतेहपुर, जौनपुर, महोबा या श्रावस्ती? बताइएगा 27वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, महोबा। क्लियर आपको? महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? चीन, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश? बहुत ही आसान उत्तर है आपके लिए, नेपाल। क्लियर आपको? लगातार इसी तरीके से तैयारी करते रहिए और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? शामली, अलीगढ़, आगरा या मथुरा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, शामली को। राष्ट्रीय राजनीति क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 9 जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली एनसीआर में शामिल हैं। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया या बस्ती? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, महाराजगंज की सीमा नेपाल के साथ लगती है, जो 8 जिले लगते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है आपका, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो बहुत ही आसान उत्तर है, सबसे पहले आपको यही बताया गया था। 24 जनवरी 1950 को यूपी का पहले नाम जो संयुक्त प्रांत था उसको बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? मत्स्य विडाल, लाल पांडा, चश्माधारी बंदर, बारहसिंगा या दलदल का मृग? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, बारहसिंगा। क्लियर आपको? उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। राजकीय चिन्ह मछलियां और तीर धनुष हैं, 2 मछलियां, 1 तीर और 1 धनुष। राजकीय पुष्प पलाश है और राजकीय वृक्ष अशोक है और राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है। क्लियर आपको? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों में से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे पे वे शहर स्थित है? गंगा के किनारे कौन सा शहर स्थित है? राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? और सई नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा के किनारे बिठूर स्थित है। ठीक है, कानपुर में गंगा के किनारे बिठूर स्थित है। क्लियर है आपको? और राप्ती के किनारे गोरखपुर स्थित है। कौन? राप्ती के किनारे गोरखपुर स्थित है। तो पहले का ए का हो जाएगा 2, ए का 2 और बी का 4, ए का 2 बी का 4, केवल इसमें है बी में, तो सही हो गया। ठीक है, और गोमती के किनारे आपका जौनपुर स्थित है। कौन सा जिला? जौनपुर स्थित है। और सई के किनारे आपका प्रतापगढ़ स्थित है। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन है? ब्रह्मकमल, कलिहारी, रोडोडेंड्रॉन
या पलास? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, पलास। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सारस या क्रॉन्च। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। और उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं ये आपको बताना है। तो 75 जिले हैं टोटल। वर्तमान में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। लखनऊ इसकी राजधानी है। क्लियर है आपको? वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी और एक एक चीज आपको समझनी होगी। तो जो यूपी का संक्षिप्त परिचय से जुड़े हुए प्रश्न थे वो सभी आज आपको करवा दिए गए हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। तो अपने सिलेबस के साथ जुड़े रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए, कम समय में ज्यादा पढ़िए और टू द पॉइंट पढ़िए, जिसमें आप यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्नों को ईमानदारी के साथ देखिएगा और बहुत ही छोटे समय में बहुत ही कम प्रश्नों को, टू द प्रश्नों को लेकर आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दी जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? 5, 7, 6 या 8? कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बताइएगा कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? आपको बताना है बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, 7 है। कितनी है? 7 है। तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर का भाग बुंदेलखंड कहलाता है। कौन कौन से जिले आते हैं? चित्रकूट आता है, बांदा आता है, महोबा आता है, हमीरपुर आता है, जालौन आता है, झांसी आता है और ललितपुर आता है। ये सारे जिले क्या कहलाते हैं? बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? शिवालिक, विंध्याचल, रुहेलखंड, बुंदेलखंड? बताइएगा। जो भौतिक क्षेत्र है वो अभी हम पढ़ रहे हैं आज के टॉपिक का वीडियो में, तो इसको बहुत ही बारीक से अध्ययन करिएगा क्योंकि यहाँ से आप बहुत कम इसका रिवीजन करते हैं और परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? चाहे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो या आरओ की तैयारी कर रहे हो या फिर पेट 2023 की तैयारी कर रहे हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए आपका ये यूपी जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी, बुंदेलखंड बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो बी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही है, बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी है। इसका प्राचीन नाम जेजा भुक्ति था। क्या था? जेजाक भुक्ति था। किसका नाम? प्राचीन नाम बुंदेलखंड का। क्लियर है आपको? अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उत्तर प्रदेश के जनपद दिए गए हैं और दूसरी तरफ अधिकतम न्यूनतम क्षेत्र दिया गया है। लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, क्या सही है? सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, क्या सही है? सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला या संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र? बताइएगा ABCD में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न को सही से देखिएगा, यहां पर नहीं लिखा है। नहीं, कई लोग छोड़ देते हैं और इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन सी है, सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला नहीं है। क्लियर है आपको? सीतापुर तो लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र है और अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र सोनभद्र में है। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हें आपको बहुत ही आसानी से पढ़ना है।
क्लियर आपको। और संत रविदास नगर जो है आपका वो न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र है और न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र भी है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? बताइएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व के ग्रास के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। ए गोरखपुर, बी मुरादाबाद, सी बनारस, डी कन्नौज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी कन्नौज। क्लियर आपको। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इसकी डिटेलिंग पढ़ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। राजा हर्षवर्धन ने यहाँ को अपनी राजधानी बनाया था, कन्नौज को, और राजा जयचंद ने भी कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है, इत्र नगरी के नाम से भी विख्यात है। तो इसको आप ये चीज़ें याद रखेंगे, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में इसकी पहचान बिल्कुल नगण्य बची है। इत्र नगरी के रूप में थोड़ा बहुत पहचानी जाती है, लेकिन वहाँ पर विकास बहुत ज़्यादा नहीं है। जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। यह मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौली, औरैया, महोबा या एटा। अभी अभी आपको प्रश्न कराया गया था, तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर दे रहे होंगे। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? यूपी पुलिस 2018 के पेपर में पूछा गया है, कांस्टेबल के पेपर में। इसका सही उत्तर है सी, महोबा। क्लियर है आपको। तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में बिंदु पर्वत श्रृंखला, पूर्व में टॉन्स नदी तथा पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। बुंदेलखंड में शामिल जिले झांसी है, बांदा है, ललितपुर है, हमीरपुर है, जालौन है, महोबा है और चित्रकूट है। क्लियर आपको। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ हिमालय की चोटियां दी गई हैं और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। नंगा पर्वत, ये देखिए यूपी जीके का जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, लेकिन उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर रख दिया गया है, क्योंकि उत्तराखंड पहले यूपी में आता था। क्लियर आपको। नंगा पर्वत क्या जम्मू कश्मीर से, नंदा देवी कहाँ सिक्किम में है, या कंचनजंगा उत्तराखंड में है? तो कौन सी चोटी कहाँ पर है ये आपको बताना है। बहुत ही आसान उत्तर है। तो नंगा पर्वत आपका कहाँ पर है? नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर में ही है और नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। ठीक है। और कंचनजंगा आपका सिक्किम में है। तो पहले का 1 होगा और बी का 3 होगा। पहले का 1, बी का 3, सिर्फ बी में है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? बताइएगा, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? जिंद को, करनाल को, अलीगढ़ को या मुजफ्फरनगर को? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस क्षेत्र को अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, अलीगढ़। क्लियर आपको।
तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 8 जिले गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल और महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद, करनाल तथा राजस्थान के भरतपुर, अलवर हैं। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। ग्राम पंचायत कार्य 2016 पर आधारित ये प्रश्न है, तो ये डेट भी देखा करिएगा और करंट से इसको मिलाइएगा। पता चले आप बहुत दिन बाद पेपर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन देख रहे हैं और आप कहें कि गलत हो गया। यहां पर पेपर जब क्वेश्चन आया गया 2016 में आया था, उसके आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्लियर आपको? आप पुराने एमसीक्यू कर रहे हैं। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश बिहार सीमा, या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा, या उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा, या उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड सीमा से लगा हुआ है। लोअर एग्जाम में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अभी आपको थोड़ी देर पहले इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, इसलिए मैं बहुत ही जल्दी इसका उत्तर आपको बताऊंगा। बी उत्तर सही है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है बुंदेलखंड नामक क्षेत्र। इसमें आपके 11 जिले हैं, 11 जिलों की मध्य प्रदेश से सीमा लगती है और 7 जनपद आपके, ठीक है, जो है वो इसमें आते हैं। किसमें? बुंदेलखंड क्षेत्र में। झांसी, ललितपुर, जौन, जालौन और चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर। क्लियर आपको? ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? बस्ती, बुलंदशहर, बांदा या बलिया? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो 9वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। 9वें का आपका डी ऑप्शन सही है, बलिया। क्लियर आपको? उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित जिला है बलिया। तो उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 9 राज्यों के साथ लगती है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, जो निम्न है: राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ये चीजें आप लगातार सुनते भी रहेंगे ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। इसलिए आप बिल्कुल भी बोर होने की जरूरत नहीं है। आप कॉपी पेन लेके नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़िए, केवल आप ध्यान से सुनते रहिए। जितना आप ध्यान से सुनेंगे चीजें उतनी आसानी से आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी। क्लियर है आपको? तो जो दक्षिण से उत्तर क्रमशः सोनभद्र, चंदौली, तो जो बिहार राज्य से यूपी के 7 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की? 7 जिलों की सीमा लगती है बिहार राज्य से। उत्तर से दक्षिण से उत्तर, दक्षिण में सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज है, जो बिहार से सीमा जोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया तथा सबसे पश्चिमी जिला शामली है। ये चीजें भी आपको याद रखनी होगी, आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। एक एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर करवाई जा रही है और आपको सेल्फ अवेयर भी रहना होगा। एक एक चीज के लिए करंट अफेयर्स को भी समझना होगा। बाकी समय समय पर आपको करंट अफेयर्स का भी ज्ञान करवाया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बहुत ही आसान उत्तर है, बी नेपाल। बिल्कुल भी समय जाया नहीं करेंगे। और नेपाल से जुड़े 7 जिले कौन कौन से हैं? पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। एक यही बार बार चीज़ें आप सुनते रहेंगे ना, तो चीज़ें आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएंगी और एक एक प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं 11वें प्रश्न की। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सहारनपुर, देवरिया, हरदोई या ललितपुर? देखिए, सहारनपुर आपको बताया जा चुका है, देवरिया आपको बताया जा चुका है, ललितपुर आपको बताया जा चुका है। अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो इसका बहुत ही आसानी से आप उत्तर कर रहे होंगे कि 11वां उत्तर सही होगा, हरदोई। हरदोई यूपी में काफ़ी गंगा के किनारे स्थित है, कन्नौज के उत्तर में। क्लियर है आपको? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरदोई जिसके पूर्व में सीतापुर है, पश्चिम में फर्रुखाबाद है और उत्तर में लखीमपुर खीरी है, शाहजहांपुर है, दक्षिण में उन्नाव व लखनऊ जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है, और कन्नौज भी आता है दक्षिण में, गंगा के दूसरी तरफ है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा
मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा या अलीगढ़? बताइएगा उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो बहुत ही आसानी से इसका आप उत्तर दे रहे होंगे। कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा 12वीं का? तो 12वीं का डी ऑप्शन आपका सही है, अलीगढ़। क्लियर है आपको? यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन आदि जिले मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत ये सभी जिले हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। क्लियर है आपको? और आज का 13वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है? उत्तराखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड। बहुत ही आसानी से आप उत्तर कर पा रहे होंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही है। उड़ीसा की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, यूपी से नहीं लगती है। क्लियर आपको? तो यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा कुल 9 राज्य, 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। ये सारी चीजें आपको अभी बता दी गई हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चीजों को आसान रखिए, सिंपल बनाकर रखिए। प्रेशर लेंगे तो चीजें आपके लिए कठिन होंगी। बस आपको निरंतर परिश्रम करना है, निरंतर चीजों के साथ जुड़े रहना है। अगर आप ये वीडियो 2 बार सुन लेंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में स्वतः ही बैठ जाएगी। फिर अगले 15-20 दिन, महीना भर में आपका अगर पेपर है तो फिर आप इसका क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। समय समय पर आप रिवीजन करते रहिए और हर चीज आपके पक्ष में जाएगी। तो यूपी जीके में हमारा अगला टॉपिक है जलवायु एवं मृदा। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यूपी की जलवायु और मृदा से जुड़े हुए आज हम प्रश्न करने वाले हैं। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और इनको काफ़ी अच्छे से समझिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है और हर एक प्रश्न को तैयार करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किसे एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो निम्न में से कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसकी बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है, यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पहले प्रश्न का ए, काली कपास की मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है करैल मिट्टी और डी है विंध्यन मिट्टी। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले प्रश्न का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा, काली कपास की मिट्टी। क्लियर है आपको? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहली है काली मिट्टी। काली मिट्टी में 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, काबर और मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक है और उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक है। लाल मिट्टी, इस मिट्टी को राकर या यरुआ 2 समूह में विभक्त किया जा सकता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम है। इस मिट्टी की बृहद संरचना के कारण इसमें भूकटाव बहुत अधिक होता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? महीन जलोढ़, दलदली, कंकरीली व पथरीली या भूर? बताइएगा उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो दूसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, कंकरीली एवं पथरीली। क्लियर आपको? उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में कंकरीली एवं पथरीली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है सीतापुर बाराबंकी में, एटा मैनपुरी में, मिर्जापुर झांसी में या आगरा मथुरा में? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तीसरे का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मिर्जापुर झांसी में। क्लियर है आपको? तो लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालुकामय लाल बिंद चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी तथा लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, लवण प्रभावित
मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? आगरा एवं अलीगढ़, या मेरठ एवं मुरादाबाद, या बस्ती एवं गोरखपुर, या झांसी एवं चित्रकूट? बताइएगा चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो चौथे का सही उत्तर क्या होगा? तो चौथे का सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, आगरा एवं अलीगढ़। क्लियर है आपको? यूपीपीएससी एसीएफ 2017 में पूछा गया प्रश्न है आपका। गंभीरता के साथ एक एक प्रश्न को देखते रहिए और सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है। क्लियर है आपको? उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहां सर्वाधिक वर्षा होती है? बांदा, मुरादाबाद, गोरखपुर, या वाराणसी? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहां सर्वाधिक वर्षा होती है? पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो पांचवें का सी ऑप्शन आपका सही है, गोरखपुर में। क्लियर आपको? यूपी में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा 184.7 सेंटीमीटर वर्षा गोरखपुर में होती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 5 या 7 या 9 या 11? बताइएगा यूपी में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन 9 है। क्लियर है आपको? कौन कौन से 9 क्षेत्र हैं अभी आपको बताया जाएगा। देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों तथा मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं? पहला है भाबर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी क्षेत्र मैदान, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान, और चौथा है दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, पांचवा है मध्य मैदान, छठा है बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां है उत्तरी पूर्वी मैदान, और आठवां है आपका पूर्वी मैदान, और नौवां है आपका बिंद क्षेत्र। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा। क्लियर है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान जिले में पाई जाती है? किस जिले में पाई जाती है जिसमें मुख्यतः पोटास की कमी है? बताइएगा सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, जौनपुर। क्लियर है आपको? तो मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपद की मिट्टियों में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। कौन कौन? जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपद में यहाँ की मिट्टियों में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। तो ये टोटल 7 प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश की जलवायु से जुड़े हुए पूछे गए थे परीक्षा में। क्लियर है आपको? तो जो आपको करवा दिए गए जलवायु और मृदा से जुड़े हुए प्रश्न, इसी तरीके के आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी तैयारी पूरी करिए, क्योंकि अगर आप निरंतरता बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ लगेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। तो आज का आपका टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्यजीव। चौथा टॉपिक है यूपी जीके की सीरीज में, और आप इसको लगातार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपी की परीक्षाओं में, उनमें से अधिकांश अभी आपको पढ़ाए जाएंगे, आपको कराए जाएंगे। तो आप एक अच्छे से ये पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा
और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? किशनपुर या कतरनिया घाट, रायपुर या चंबल? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और इसका उत्तर सही से जल्दी से दीजिए। इसका सही उत्तर है बी, कतरनिया घाट। कौन सा? कतरनिया घाट। तो प्रश्न में दिए वन्यजीव अभयारण्य का सही स्थापित वर्ष निम्नलिखित है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य वर्ष 1975 में स्थापित किया गया। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य वर्ष 1972 में स्थापित किया गया। चंबल वन्यजीव अभयारण्य वर्ष 1979 में स्थापित किया गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया गया है, यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी। 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार घोषित किया गया था। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है, निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया यह प्रश्न है। पहला ऑप्शन है जनपद पीलीभीत, बी है जनपद चंदौली, सी है उन्नाव और डी है महाराजगंज। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो सही उत्तर है इसका जनपद चंदौली। क्लियर आपको? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है। यह अभयारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। कब की गई थी? 1957 में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? महोबा, मेरठ, मुरादाबाद या महाराजगंज? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो तीसरे का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, महोबा। बिल्कुल टू द पॉइंट आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी, कम समय में ज्यादा चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, जो एक पक्षी अभयारण्य है जो विजय सागर के किनारे स्थित है। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? दुधवा या पीलीभीत या कार्बेट या राजाजी? बताइएगा उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो सी आंसर बिल्कुल सही है, कार्बेट का है। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कार्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? ए ऑप्शन है महोबा, बी है मथुरा, सी है मैनपुरी और डी है महाराजगंज। यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मथुरा में स्थित है। क्लियर आपको? इसी गंभीरता के साथ आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है और एक एक प्रश्न आपका सही होगा जब आप परीक्षा में बैठे होंगे, अगर आप ईमानदारी के साथ ये क्लास अटेंड करते हैं। क्लियर आपको? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। क्लियर आपको? तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वन्यजीव अभयारण्य और उसकी अवस्थिति क्या है? ए ऑप्शन है महावीर स्वामी अभयारण्य, क्या जनपद ललितपुर में है? लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य क्या जनपद कन्नौज में है? किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य क्या जनपद बलरामपुर में है? कैमूर अभयारण्य क्या मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद में है? तो इनमें से कोई एक सही सुमेलित नहीं है, वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो बताना है। इसका
इसका सही उत्तर है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जनपद बलरामपुर में नहीं अवस्थित है। क्लियर आपको? ये कहां पर अवस्थित है? ये लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। क्लियर आपको? लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। क्लियर आपको? तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है और एक एक चीज समझनी है। महावीर स्वामी अभयारण्य जनपद ललितपुर में अवस्थित है। लाख बहुसी पक्षी अभयारण्य जनपद कन्नौज में अवस्थित है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जनपद लखीमपुर खीरी में अवस्थित है और कैमूर अभयारण्य मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद में अवस्थित है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? ए ऑप्शन है सीतापुर, बी है लखीमपुर खीरी, सी है कतरनिया घाट और डी है कालेसर। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सातवें का। तो सातवें का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लखीमपुर खीरी। क्लियर है आपको? मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किमी वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। तो 1970 में 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लखीमपुर खीरी के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र है किशनपुर अभयारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बना दिया गया। तो दुधवा टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? 1987 में बनाया गया। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? किशनपुर, सुराहा ताल, कतरनिया घाट या कालेसर। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो उसका सही ऑप्शन है आपका कालेसर। क्लियर आपको? कालेसर। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का ही एक शाखा है। दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य ये यूपी के बहराइच जिले में स्थित है। सुराहा ताल अभयारण्य यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। इसे 1991 में एक पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। तो सुराहा ताल है ये कहाँ पर स्थित है? यूपी के बलिया में स्थित है और 1991 में इसे पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। जबकि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा की यमुनानगर जिले में स्थित है। तो कालेसर कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के यमुनानगर में, और इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। क्लियर आपको? फोकस बनाकर पढ़ते रहिए और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सभी प्रश्नों का हल होगा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया? बताइएगा उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया? सोनभद्र, बांदा, महाराजगंज या मेरठ। तो इसका सही उत्तर है महाराजगंज। क्लियर आपको टू द पॉइंट चीजें पढ़ाई जा रही हैं, ये बिल्कुल मन में मत लाइएगा कि इसका उत्तर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आपको यहाँ पर पढ़ने से आवश्यकता है और पढ़ेंगे तो ही आपको अच्छा होगा। आपको यहाँ पर बाकायदा रिवीजन कराया जा रहा है, पूरा पढ़ाया जा रहा है। क्लियर आपको? एमसीक्यू के द्वारा यूपी जी के कई परीक्षाओं में पूछी जाती है, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, इसलिए आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी होगी। क्लियर है आपको? काफी अच्छे प्रश्न है और इसका सही उत्तर क्या होगा 90 प्रश्न का? तो महाराजगंज इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश में 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने की निर्णय लिया गया। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र के तर्ज पर किया जाना है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी अभयारण्य या जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य या चित्रा कुंडी पक्षी अभयारण्य या उधवा पक्षी अभयारण्य। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन। 3 और 4 चिंत्रागुंडी पक्षी अभयारण्य और उधवा पक्षी अभयारण्य यूपी में स्थित नहीं है, जबकि शेष दोनों स्थित है। क्लियर आपको? चिंत्रागुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु व उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में स्थित है। उधवा और दुधवा से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है?
पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल बलिया में स्थित है। तो जो सुरहाताल है उसका नाम क्या रख दिया गया है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है। ये 2004 का प्रश्न है, इसको आप इग्नोर करिए। क्लियर आपको। तब से अब में बहुत अंतर आ चुका है। तो अभी 2021 के अनुसार प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 9.23% है। कितना है, 9.23% है। क्लियर आपको। क्वेश्चन को आपको इसको छोड़ देना है क्योंकि ये परिवर्तित होने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 8 जुलाई से 15 जुलाई, या 16 जुलाई से 22 जुलाई, या 1 जुलाई से 7 जुलाई, या 23 जुलाई से 30 जुलाई। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, तो सही उत्तर है आपका 1 जुलाई से 7 जुलाई। क्लियर आपको। तो उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना है। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहारों से संबंधित है। क्लियर आपको। तो एक तरफ पश्चिमी बिहार दिए गए हैं, दूसरी तरफ वो कहाँ स्थित है उस पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, शहरों के नाम दिए गए हैं। नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ पर स्थित है, ओखला पश्चिमी बिहार कहाँ पर स्थित है, समस्तपुर पश्चिमी बिहार कहाँ पर स्थित है, और पार्वती अरंगा पश्चिमी बिहार कहाँ पर स्थित है। तो जो आपको सही लगे वही आपको करना है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो नवाबगंज पश्चिमी बिहार तो उन्नाव में स्थित है, यह आपको भली भांति पता होगा। ओखला पश्चिमी बिहार कहाँ पर स्थित है, ये तो आपका गाजियाबाद में समझ में आ रहा है। ठीक है। और समस्तपुर पश्चिमी बिहार आपका कहाँ पर स्थित है, ये रायबरेली में स्थित है। कहाँ पर, रायबरेली में। और पार्वती अरंगा पश्चिमी बिहार कहाँ पर स्थित है, ये गोंडा जिले में स्थित है। क्लियर आपको। तो इसके आधार पर कौन सा आपका सही हो जाएगा, ए का 2 और बी का 3। तो केवल इसी ऑप्शन में ए का 2 और बी का 3 है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर आपको। आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, एक एक चीज को समझना है क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते हैं जीवन में। क्लियर आपको। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिमी बिहार स्थित है। अभी अभी आपको बताया गया, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपको, यहाँ पर 2 दिए गए हैं, उसको आपको सुमेलित करना है। उत्तर प्रदेश में कौन सा पश्चिमी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, असम में कौन सा स्थित है, और उड़ीसा कौन सा स्थित है, कर्नाटक में कौन सा स्थित है, उसी के आधार पर आपको मिलान करने हैं। तो बताइएगा यूपी में कौन सा स्थित है। देखिए ये प्रश्न 1998 का है। कब का है, 1998। तो यहां पर आप उत्तर प्रदेश की जगह पर उत्तराखंड कर लीजिए क्योंकि उत्तराखंड बन गया है अब उत्तर प्रदेश से कटकर। तो यहां पर जो आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, प्रश्नकाल के समय ये यूपी में स्थित था, लेकिन वर्तमान में ये उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर आपको। और जो मानस आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका असम में स्थित है। क्लियर आपको। और उड़ीसा में कौन सा स्थित है, सिमलीपाल। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में स्थित है। और कर्नाटक में कौन सा स्थित है, बांदीपुर। क्लियर आपको। कर्नाटक में बांदीपुर स्थित है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल सही हैं। तो ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में, बांदीपुर कर्नाटक में, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। क्लियर आपको। वर्ष 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड में चला गया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, पक्षी सेंचुरी भरतपुर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा।
तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में है। कहां पर है? भागलपुर में है। और भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है। पक्षी सेंचुरी आपकी भरतपुर में स्थित है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका करनाल में स्थित है। क्लियर है आपको? एक एक चीज आपको समझनी होगी और एक एक चीज आपको देखनी होगी। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है, ये कहां पर की जा रही है? बलरामपुर में, इटावा में, या महाराजगंज में, या पीलीभीत में? बहुत ही आसान उत्तर होगा अगर आप लगातार अपनी तैयारी के साथ जुड़े हुए हैं। इटावा में। कहां पर? इटावा में बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है। क्लियर आपको? लायन सफारी के नाम से जिसे जाना जाता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? लखीमपुर खीरी, या सोनभद्र, या पीलीभीत, या चित्रकूट? बहुत ही आसान उत्तर है इसका, सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र सर्वाधिक वनाच्छादित है। वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत व मिर्जापुर है। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। और सुराताल पश्चिमी बिहार कहां पर स्थित है? तो ये आपका बलिया में स्थित है। अभी आपको कराया जा चुका है और इसका एक नाम और परिवर्तित करके रख दिया गया है। क्या नाम रखा गया है वो कमेंट करके बताइएगा आप। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो सुराताल पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। सुराताल या सुरा गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुराह ताल पश्चिमी बिहार की स्थापना वर्ष 1991 में हुई। यह 34.13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्लियर आपको? इसका नाम क्या कर दिया गया है? जयप्रकाश नारायण पश्चिमी बिहार कर दिया गया है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहां पर बन रहा है? तो डी उत्तर इसका बिल्कुल सही है, इटावा में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर पक्षी अभयारण्य, या बेदांगथल थंगल पक्षी अभयारण्य, या घटप्रभा पक्षी अभयारण्य, या जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। वेदांत थंगल पक्षी अभयारण्य, या घटप्रभा पक्षी अभयारण्य, या जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य, या समसपुर पक्षी अभयारण्य? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? समसपुर स्थित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में अवस्थित है। जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य आपका महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, या गोरखपुर, या इटावा? ये प्रश्न भी आपको करवा चुका हूं। लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। क्लियर है आपको? 2021 में परीक्षा में पूछा हुआ ये प्रश्न है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वर्ष 1970 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभयारण्य को मिलाकर वर्ष 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। हर एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है और हर एक चीज को आपको समझना होगा। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा, चंदौली, उन्नाव, मेरठ? चंद्रप्रभा में चंद है, चंदौली में भी चंद है। क्लियर आपको? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, जो वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर है। इस अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए की गई थी। शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश, चंदौली आपको अभी बताया गया।
अगला प्रश्न है आपका, निम्न वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? खेनी वन्यजीव अभयारण्य, या करेरा वन्यजीव अभयारण्य, या बोरी वन्यजीव अभयारण्य, या चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य? तो अभी आपको बताया गया है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य यूपी के चंदौली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में वन निगम कब स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या है? 25 नवंबर 1974। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सरिस्का, या अमनगढ़, या जिम कार्बेट, या पन्ना? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, अमनगढ़। क्लियर आपको? तो उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी है, जो सन 1987 में बनाया गया था। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर, जिसकी घोषणा वर्ष 2012 में, तथा तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रकूट को राज्य के चौथे तथा भारत का 53वां बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। क्या? रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का चौथा, जो चित्रकूट में स्थित है, भारत का 53वां बाघ वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुभारंभ की गई थी। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ये रहे आपके महत्वपूर्ण 27 प्रश्न जो आपके उत्तर प्रदेश के वन और वन्य जीव जैसे चीजों से जुड़े हुए थे। क्लियर आपको? लगातार अपनी तैयारी करते रहिए, हर एक चीज को समझते रहिए, और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए आपकी तैयारी महत्वपूर्ण है और उसे आप जरूर करें। हम पढ़ने वाले हैं यूपी जीके का 5वां पार्ट, जिसमें टॉपिक है नदियाँ, झीलें एवं आर्द्र भूमि। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से जितने भी परीक्षाओं में अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्न आज के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। बहुत ही छोटा सा ये वीडियो होगा और हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और जरा सी भी जल्दबाजी मत करिएगा। वीडियो को बस अच्छे से सुनिए और एक एक चीज़ को कंठस्थ करिए। आपके लिए बस यही ज़रूरी है। इसके बाद आपके लिए और कोई आवश्यकता नहीं बचेगी परीक्षा की दृष्टि से। आपका पहला प्रश्न है कि शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। लखनऊ में, वृंदावन में, या अलीगढ़ में, या कानपुर में? तो ये सी ऑप्शन इसका सही है, अलीगढ़ में किया जा रहा है। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। क्लियर है आपको? प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला पॉइंट है आपका, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दूसरा, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सूर सरोवर। तो इसका केवल सही ऑप्शन है 2। क्या? यह केवल एक मानव निर्मित जलाशय है। क्लियर है आपको? तो सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? यूपी के आगरा जिले में स्थित है और ये एक मानव निर्मित जलाशय है। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके 2 नाम है, एक सूर सरोवर और दूसरा है कीठम झील। क्लियर आपको? वर्तमान में भारत के कुल 75 स्थल रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल हैं, अभी बढ़ गए हैं। ठीक है? वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु 14 स्थल के साथ प्रथम एवं उत्तर प्रदेश 10 स्थल के साथ दूसरे स्थान पर है। ये समय समय पर बदलते रहते हैं, तो करंट के साथ इनको जोड़कर पढ़िएगा। अगला प्रश्न है आपका, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, या जेपी नगर? तो इसका सही उत्तर है आपका बिजनौर। गंगा नदी यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूपी में गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर है 28। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि हैं। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को
भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर्य सरोवर, या समसपुर पक्षी अभयारण्य, या सरसई नावार झील, या सुरेंसर मानसर झील है? तो उसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, सूर्य सरोवर, समसपुर और सरसई नवार झील, ये यूपी में स्थित है। क्लियर आपको? तो सुरेंसर मानसर झीलें उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है। सुरेंसर मानसर, इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। तो यहां पर दो नाम है, सुरेंसर और मानसर। जबकि सूर्य सरोवर आगरा 2020, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली 2019 और सरसई नावर झील इटावा 2019 उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा इन्हें राम स्थल भी घोषित किया जा चुका है। तो सूर्य सरोवर झील को आगरा में जो स्थित है उसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया। समसपुर पक्षी अभयारण्य जो रायबरेली में स्थित है उसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया। और सरसई नावर झील जो इटावा में स्थित है वो उसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया। क्लियर है आपको? गंभीरता के साथ एक एक चीज को पढ़ते रहिए और सभी चीजें आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्लियर आपको? अब पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? सोन नदी, या हिंडन नदी, या गंडक नदी, या शारदा नदी? तो इसका सही उत्तर पेपर में नहीं था। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है और जहां इसे शालिग्राम या सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों से प्रवाहित होकर पटना में गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना में मिल जाती हैं। शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम घाट, बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। अतः उपर्युक्त विकल्पों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था लेकिन वो गलत था क्योंकि ये चारों नदी यूपी में बहती हैं कहीं ना कहीं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सौज झील क्या मैनपुरी में है? शेखा झील क्या अलीगढ़ में है? वखीरा झील क्या संत कबीर नगर में है? सरसई झील क्या आगरा में है? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, सरसई झील आगरा में नहीं है, यह आपकी इटावा में है। कहां पर है? इटावा में। सौज झील मैनपुरी में है, शेखा झील आपकी अलीगढ़ में है और वखीरा झील आपकी संत कबीर नगर में है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, सरयू अयोध्या। तो इसका सही उत्तर है सी, कोसी गोरखपुर नगर कोसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है और अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मिर्जापुर, या सोनभद्र, या चंदौली, या कासगंज? बताइएगा, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, चंदौली। देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभयारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। क्लियर आपको? तो देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात कहां पर है? चंदौली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? महानंदा, या सोन, या रामगंगा, या गंडक? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, सोन नदी। विकल्प में दी गई नदियों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के सोसा कुंड नामक स्थान से निकलकर
पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठूर गंगा के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। गोरखपुर ग्राप्ती नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। जौनपुर सई नदी के किनारे स्थित नहीं है। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। किसकी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। गंगा प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, जबकि यमुना 19 जिलों से होकर बहती है। क्लियर आपको? ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, हर एक चीज आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ मत सोचिए कि 15, 16 या 13, 18 प्रश्न कराए जा रहे हैं आपको। यहां पर आपको पूरी डिटेल बताई जा रही है, इनसे जुड़े हुए प्रश्न भी आपके सही होंगे, तो कम से कम हर क्लास में आप 30-35 प्रश्न का पूरा डेटा लेकर जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र या मध्य क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो 11वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी। कौन सा? पूर्वी क्षेत्र। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना व गंडक नदियां इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है या है। क्लियर आपको? तो ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके बारे में आपने पूरी डिटेल एनालिसिस पढ़ी है। अब आपका क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 में नगर दिए गए हैं, सूची 2 में नदियां दी गई हैं। इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं और ये मिलान वाला प्रश्न है, आपको इसको मिलाना होगा। जौनपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? अभी आपको बताया गया है। मथुरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये भी आपको बताया गया है। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये भी आपको बताया गया है। तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है और चित्रकूट आपका मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। क्लियर आपको? तो पहले का 4 2 में है और चौथे का 1, डी का डी का 3, पहले का 4, ए का 4 और डी का 3। ए का 4 और डी का 3 किस में है? सी में और बी में है। जौनपुर 2, तो इसका आपका यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर आपको? चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है और अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसल स्थल के रूप में नामित किया गया है? पार्वती, आरंगा, सूर सरोवर, सुरहा ताल या ऊपरी गंगा नदी? तो ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है, जो 2005 में बुलंदशहर में स्थित है और वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थल को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। ये कौन कौन से हैं देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। सरसई नवर झील इटावा में, समान पच्छी बिहार मैनपुरी, सांडी पच्छी बिहार हरदोई, समस्तपुर पच्छी बिहार रायबरेली, पार्वती आरंगा पच्छी बिहार गोंडा, नवाबगंज पच्छी बिहार उन्नाव और सूर सरोवर या कीथम झील आगरा। हाल ही में हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर को उत्तर प्रदेश के 10वें रामसर स्थल तथा वखीरा वन्यजीव अभयारण्य झील क्षेत्र संत कबीरनगर को 10वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। क्लियर आपको? अर्थात उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 10 हो गई है, यहां पर 9वें होगा। ठीक है, 9वां और 10वां। वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है। क्लियर आपको? तो ये रहा आपका आज का ये पूरा टॉपिक, जिसमें आपने झीलों के बारे में पढ़ा, आर्द्र भूमियों के बारे में पढ़ा और नदियों के बारे में पढ़ा। जितने भी यहां से प्रश्न आपसे अब तक पूछे गए हैं उन सब के बारे में आपको पूरा पढ़ा दिया गया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक करिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।